हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है हमारे संस्कार क्लासेज एंड एजुकेशन जंक्शन बेहरामा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 और 10 का, जिसका नाम प्रकाशिकी है, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम में आने वाला जो सवाल होगा वो एक भी नहीं छूटेगा। तो आइए फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रकाशिकी से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाने पर वो मुड़ जाती है। जब भी प्रकाश जो है एक माध्यम से, सपोज कीजिए कि ऊपर एक माध्यम है μ1 और दूसरा माध्यम है μ2, अगर ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो प्रकाश की किरणें सीधे ना होकर के बल्कि कुछ मुड़ जाती है। इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है व्यतिकरण, ऑप्शन बी में है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि किस कारण से हवा का जो बुलबुला है वो पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला अक्सर हमें चमकता हुआ नजर आता है। तो वो किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दूसरा का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है, जब जो प्रकाश है वो कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है या फिर अपवर्तित रहता है या आंकड़े पूर्ण नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, घटता है। जब भी प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जल और कांच के अपवर्तनांक, जल और कांच के जो अपवर्तनांक है वो क्रमशः 4/3 और 3/2 है। आप यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं और जल के लिए है तो वाटर के लिए दे दिया है 4/3, और उसके बाद कांच को हम लोग ग्लास कहते हैं तो ग्लास के लिए दे दिया है 3/2। आपसे पूछ रहा है कि जल का जो है वाटर का है ना, कांच की अपेक्षा में यानी ग्लास की अपेक्षा में अपवर्तनांक क्या होगा? तो वाटर का ऊपर में भर दीजिए 4/3 और नीचे रख दीजिए 3/2। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4/3 गुने नीचे वाला ऊपर पलट के लिखाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 8/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कैसा यंत्र है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी है कि एक वेव गाइड है, अर्थात तरंग को जो है ढो करके ले जाने वाला है। ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा यंत्र है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है और यह ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ वेव गाइड का भी काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का सी नंबर, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक है। ये वीवीआई सवाल है, हालांकि इसको 9 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, समय का है, ऊर्जा का है, या प्रकाश की तीव्रता का है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं। दो उत्तल लेंस है हमारे पास और दोनों को हमने जो है एक दूसरे से संपर्क में रखा है। तो इससे जो प्राप्त हमें समतुल्य लेंस होगा वो समतुल्य लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतलावतल होगा, या फिर बेलनाकार होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उत्तल लेंस होगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी है वास्तविक और उल्टा। 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता जो MP बराबर है उसका वैल्यू क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -V0 बाई U0 इंटू 1 + D बाई FA। 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका VVI है कि जब हम माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाते हैं, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता का मान जो है आपको बताना है, बढ़ता है, घटता है या शून्य हो जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता उसका क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है। आपको बताना है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा या फिर काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो वस्तु लेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी के लिए वस्तु लेंस कैसा होना चाहिए। ए है कि उच्च शक्ति का होना चाहिए, बी है बड़ी फोकस लंबाई का होना चाहिए, सी है उच्च अपवर्तनांक का या डी है कम अपवर्तनांक का। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ी फोकस लंबाई का होना चाहिए खगोलीय दूरदर्शी का वस्तु लेंस। 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण जो है वो किसका होता है। एक श्वेत प्रकाश जो है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसका न्यूनतम विचलन कोण जो है वो किसका होता है। तो सबसे न्यूनतम विचलन कोण आपको बताना है, लाल रंग का होता है या बैंगनी का होता है या फिर हरा का होता है या फिर पीला का होता है। तो सबसे कम विचलन कोण जो है, देखिए जरा अगर आप ऐसे पढ़े होंगे तो प्रिज्म से होकर जब इसे हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 भागों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं विबग्योर से, VIBGYOR, जिसे हम लोग बैजानिया पिनाला कहते हैं। तो लाल रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन जो है वो किसका होता है। तो सबसे अधिक के लिए आप बता सकते हैं यहाँ से आपका लाल है या फिर नीला है या फिर बैंगनी है या सभी अवयव समान रूप से विचलित होते हैं। तो सबसे ज्यादा विचलन कोण जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश में जो है अलग अलग तरह के रंग पाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका तरंगदैर्ध्य, इसका वेग या इसकी कला या इसका फिर आयाम। तो चूंकि सभी प्रकाश के जो रंग, प्रकाश में बहुत सारे कलर मिले हुए हैं तो इन सबका जो है तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है और इनका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होने के कारण ही इनमें अलग अलग तरह के रंग पाए जाते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 15 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। आपको बताना है कि जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा,
घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये आपका वीवीआई सवाल है कि छोटे आपतन कोण के लिए, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक, ये म्यू लिखा गया है, इसे म्यू समझें। म्यू अपवर्तक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर जो होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह क्या है? इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो किसके कारण होता है? आपको बताना है, प्रकीर्णन के कारण होता है या विवर्तन के कारण होता है या वर्ण विक्षेपण के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देता है वर्षा होने के बाद, जब हम सूर्य की ओर पीठ करके आसमान में ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें अर्धचंद्राकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। उसी अर्धचंद्राकार रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं और उसके बनने का मुख्य कारण है वर्ण विक्षेपण। 18 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो है जब बनता है तो वो कैसे बनता है? सूर्य के प्रकाश की वर्षा की बूंदों में क्या क्या होता है तब ये बनता है? ऑप्शन ए है एक बार अपवर्तन से, ऑप्शन बी है 2 बार अपवर्तन से, ऑप्शन सी है 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब वर्षा की बूंदों में प्रकाश की किरणें 2 बार अपवर्तन होती है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है तब जाकर के प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 19 का सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 कहता है कि फ्रिंज की चौड़ाई, जिसे हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो दूरी होता है वो फ्रिंज की चौड़ाई हम किसे कहते हैं? तो आपको बताना है केवल 2 काली फ्रिंजों के बीच की, केवल 2 काली फ्रिंज के बीच, या केवल किन्हीं 2 चमकीली फ्रिंज के बीच, या किन्हीं 2 क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंज के बीच, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रिंज की चौड़ाई देखिए हम लोग किसे कहते हैं? जब यहाँ पर पट्टी पर हम लोग को ब्लैक डार्क ब्लैक डार्क ब्लैक डार्क हमें प्राप्त होता है तो 2 क्रमागत चमकीली या काली पट्टियों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है कि जब स्रोत और पर्दा एक दूसरे पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है आपका बढ़ता है। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म जो होता है, फिल्म जो है उसके रंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए है आपका प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है व्यतिकरण, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है विवर्तन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाती है तब उसके मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये आसान सा सवाल है, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा होगा इसे। तो इसको सिंपली हम लोग अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? जैसे मान लिया जाए कि ये मेरे पास कोई स्रोत है, यहां से प्रकाश जो है गुजर रहा था, तो जब प्रकाश यहां से गुजरेगा तो यहां से तीखे कोर से जब गुजरेगा तो ये मुड़ जाता है। मुड़ने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुड़ने की इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण का तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। तो आप जान लीजिए प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ये आपका वीवीआई सवाल है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी पुष्टि जो है किसके द्वारा होता है? व्यतिकरण के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, ध्रुवन के द्वारा या फिर आपका वर्ण विक्षेपण के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ध्रुवन जो है, प्रकाश का ध्रुवन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। 27 नंबर, ये भी आपका सवाल जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ब्रूस्टर का नियम है। वीवीआई सवाल है, ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं? तो ब्रूस्टर का जो नियम होता है वो कहता है म्यू बराबर tan IP। किसी पारदर्शक माध्यम के लिए जो आपका पोलराइजिंग एंगल होता है उसकी स्पर्श या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसी नियम को हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं और इसे सांकेतिक रूप में म्यू बराबर tan IP या कभी कभी इसी को tan IB भी कहा जाता है। म्यू बराबर tan IB, जहां IB का मतलब हो जाता है ब्रीविस्टर एंगल और IP का मतलब होता है पोलराइजिंग इंसिडेंस एंगल। तो 27 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, म्यू बराबर tan IP। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए जो है वो पथांतर, पथांतर जिसे हम लोग x कहते हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए? तो ये जो है आपका विनाशकारी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एन लेमडा। यहाँ पर y मत समझे, इसे लेमडा समझे, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो इसका एन लेमडा होगा या n+1 लेमडा होगा या फिर 2n+1 इंटू लेमडा होगा या फिर 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 होगा। इसका सही जो आंसर होगा विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि प्रकाश के समपोषी व्यतिकरण के लिए, प्रकाश के समपोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए। वो कला में जो अंतर है वो कितना का होना चाहिए? तो कलांतर जो होना चाहिए वो लेमडा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए। अर्थात 29 का जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेमडा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि फ्रेनल दूरी जो होता है वो फ्रेनल, जिसे हम लोग फ्रेशनल डिस्टेंस कहते हैं, ZF का मान जो होता है वो कितना होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है a बाई लेमडा, इसे y ना समझे लेमडा समझे। ऑप्शन नंबर बी है a² बाई लेमडा, ऑप्शन सी है लेमडा बाई a, ऑप्शन डी है लेमडा बाई a²। 30 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, a² बाई लेमडा होता है। यहाँ आप इसे y ना समझे, इसे लेमडा समझे, थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण जो है वो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? लेमडा के समानुपाती, इसे लेमडा समझे, या 1/λ² के, या 1/λ³ के रूप में, या 1/λ⁴ के रूप में। तो प्रकाश का रैले प्रमेय, रैले का जो थ्योरम है वो ये कहता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो I जो होता है वो समानुपाती होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुष्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 31 का डी हो जाएगा। 31 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका वीवीआई है। कहता है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? एल बराबर क्या होगा? तो ये होता है FO प्लस FA। तो ऑप्शन नंबर 32 का जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, FO बाई FA।
क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। आपको बताना है वास्तविक एवं सीधा होता है, ऑप्शन बी है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी है काल्पनिक एवं उल्टा। इसका सही जो आंसर होगा वो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है, लेकिन जो है रेटिना हमें उसे पलट करके सीधा करके है ना हमें दिखाती है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि विभिन्न दलों में, विभिन्न सॉरी दलों नहीं, यहाँ पे तलों होगा, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आपको बताना है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है अबिंदुकता, ऑप्शन डी है जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है साफ साफ देख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वो किन किन वस्तुओं को देख सकता है। आप जरा इस बात को ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वो केवल और केवल निकट की ही वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वो केवल दूर की ही वस्तुओं को देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप कमेंट कर सकते हैं आंसर कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ देख सकती है। किसे देख सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, निकट की वस्तुओं को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निकट दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वो किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करेगा। तो इसे के लिए आप एक शब्द याद रखेंगे, निकटावतल। निकटावतल में आपका निकट प्लस अवतल होगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का। अगर दूर दृष्टि में पूछा जाए तो दूर में आपको याद रखना है दूरोत्तल। दूरोत्तल मतलब दूर वाले में हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। दूर वाले में हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो खैर 36 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना है। तो सामान्य आंख के लिए सब क्वेश्चन ये जो है आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का जो है हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने ऑप्टिक्स से संबंधित 37 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। और इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑप्टिक्स से जो है सवाल छूटने की बहुत ही कम संभावनाएं रहती है। आप इतना याद कर लें, आपसे 2022 के एग्जाम में आने वाले सभी सवाल बन जाएंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अगले चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।